नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय सरकार लगातार प्रशासनिक कसावट के लिए विभागों की समीक्षा कर रही है। जी हां, बैठकों का फोकस जनता से जुड़ी योजनाओं पर है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था। इसकी वजह से सीएम साय गुरुवार से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। आज सीएम स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के साथ ही खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 15 जून को मतलब कल मुख्यमंत्री गृह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जेल विभाग की समीक्षा करेंगे और सीएम ने गुरुवार को कृषि और उद्यानिकी की समीक्षा की थी। तो एक्शन मोड में है विष्णुदेव साय सरकार। साय सरकार एक्शन में है। प्रशासनिक कसावट के लिए विभागों की समीक्षा लगातार जारी है और 2 से 3 दिन तक मैराथन बैठकें चलेंगी। विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो एक्शन में है साय सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा, आज ये बैठक हो रही है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की भी आज बैठक हो रही है। और कल की बात करें, 15 जून को गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी कल बैठक होगी। तो प्रशासनिक कसावट के लिए जो योजनाएं हैं वो सही से चलती रहें, योजनाओं का लाभ जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता रहे, ये सभी कोशिशें हैं सरकार की। तो कल जो सीएम साय ने बैठक ली थी किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर, उनमें कौन कौन सी बड़ी बातें थी वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, किसानों पर सरकार का फोकस है। जी हां, किसानों पर सरकार का फोकस है। किसानों को समय पर मिले गुणवत्ता युक्त खाद बीज। जी हां, और इसी के साथ ही अनाज के भंडारण और वितरण पर निगरानी रखी जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं साय सरकार की तरफ से। इसके साथ आपको बता दें, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी ताकि जो उद्यानिकी की फसलें हैं उनको बढ़ावा मिल सके, किसानों की आय बढ़ सके। ये फोकस है सरकार का। और भी आपको बताएंगे क्या क्या मुख्य मुद्दे थे, क्या किन किन बातों पर फोकस था। सुगंधित और महीन धान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ ही सोयाबीन, पाम ऑयल, फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मांग के हिसाब से किसानों को मिले खाद और बीज, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो किसानों पर पूरा फोकस रहा है साय सरकार का। जो कल उन्होंने मीटिंग की थी, आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखने वाली बात होगी कि आज की मीटिंग में क्या कुछ लब्बो लुआब निकल कर आता है, क्या कुछ और मुख्य बातें निकल कर सामने आती हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि साय सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रशासनिक कसावट को लेकर। आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार की बात कर ली जाए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर विष्णुदेव साय सरकार लगातार एक्शन में है। हर तरफ सभी से शांति बनाए रखने की अपील हो रही है, तो सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है और इस मसले पर सियासत भी हो रही है। जो कांग्रेस है इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस आक्रामक रुख अपना चुकी है बलौदाबाजार में हुई घटना को लेकर। तो अब तक क्या कुछ घट चुका है, सरकार ने क्या कुछ किया है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। 10 जून दिन था सोमवार। सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक बलौदाबाजार में हिंसा भड़क उठी। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। इस आगजनी में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा की खबर जैसे ही रायपुर पहुंची तो साय सरकार भी एक्टिव हो गई। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं अभी तक क्या कुछ हुआ है। बलौदाबाजार में कब क्या हुआ। 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा। वहीं प्लानिंग के साथ वहां हिंसा भड़काने के लिए उपद्रवी पहुंचे थे। कलेक्टर एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई और 16 जून तक जिले में धारा 144 लागू हो गई। वहीं 11 जून को 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। उपद्रवियों पर कार्रवाई के सीएम ने निर्देश जारी किए। सीएम विष्णुदेव साय ने की हाई लेवल मीटिंग और शांति और सौहार्द बनाने की अपील भी की। वहीं डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों ने लिया जायजा। 11 जून को बलौदाबाजार कलेक्टर एसपी हटाए गए।
दीपक सोनी को नया कलेक्टर बनाया गया तो वहीं विजय अग्रवाल को सौंपा गया एसपी का जिम्मा। 13 जून को कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम घटनास्थल पहुंची। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया। तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया गया। साय सरकार ने बलौदाबाजार पर आयोग का भी गठन किया है। बलौदाबाजार हिंसा पर बना आयोग। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। 1 सदस्यीय होगा न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में बना है ये आयोग और मुख्य तौर पर 6 बिंदुओं पर जांच करेगा आयोग। वहीं 3 महीने में आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार की कोशिश से अमन बहाली हो रही है। जिम्मेदारों पर एक्शन भी लगातार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर भी लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की हो जाए। हिंदू धर्म के 2 संत राधा रानी के विवाह और उनके निवास स्थान को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद वृंदावन में प्रवचन देने वाले प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज तू तड़ाक पर उतर आए थे। दोनों संतों के बीच इस वक्त बहुत बड़ा जुबानी क्लेश हो गया है। रोज नए नए अध्याय भी सामने आ रहे हैं। इस विवाद का केंद्र है राधा रानी, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि जहां कृष्ण हैं वहां राधा रानी हैं और जहां राधा रानी हैं वहां कृष्ण हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के 2 बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, जिनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आज आमने सामने हैं। प्रभु का गुणगान गाने वाले आज क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। दरअसल प्रदीप मिश्रा कथा के दौरान राधा जी के प्रसंग पर कथा सुना रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर जो बातें कही वो विवादित और सत्य से परे हैं। प्रदीप मिश्रा के अनुसार राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, वीडियो में पंडित मिश्रा को ये कहते भी सुना जा सकता है कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। राधा जी की सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। जब ये कथा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची तो वे इसे सुनकर क्रोधित हो गए। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उन्होंने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी को जानते नहीं हैं। अगर जानते तो बात आंसुओं से करते। राधा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की वादी टिप्पणी करने वाले लोगों को नर्क में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। प्रेमानंद महाराज के इस गुस्से का जवाब देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मां राधा रानी के लिए जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तक के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा। यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है।
श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर अब देश के लोगों में गुस्सा है। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा अब मुश्किलों पर पड़ गए हैं। एक तरफ लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया और इसी बीच पंडित प्रदीप मिश्रा से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है और कहा है कि 14 बरस पहले कमलापुर महाराष्ट्र की कथा का वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए अब तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों पर कही बात पर अभी भी अडग हूं, प्रमाण देने के लिए वो तैयार है। क्या कुछ कह रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, सुनिए आप। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी है और इनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इनसे हम चर्चा करेंगे। विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विस्तार न्यूज के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। देखिए, राधा रानी के प्रसंग पर जो है सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, गलत विचारों को रखा जा रहा है। हमारे 14 वर्ष पुराने वीडियो को छाट कर काट कर उसको जनमानस में दिया गया। तो पहले तो जो लोग विचार करें कि शब्द कौन सा ऐसा अभद्र कह दिया, कौन सी हमने गलत टिप्पणी कर दी, जो शास्त्रोक्त चीज है वो जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। दूसरा प्रसंग यह है कि कोई विधर्मी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोले भाले ब्रजवासियों को, सहज लोगों को भड़काकर गलत करना चाहते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी बात रखी। वो तो रसिक संत हैं और ब्रज की एक अच्छी विभूति है। उन्होंने जो कहा उनकी बातों को हम स्वीकार करें और हम तो ये कहें कि अगर गुरुदेव बुलाते प्रेमानंद जी महाराज जी तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा उनके चरणों में दौड़ कर जाते हैं और उनको सभी चीजें प्रमाणिक तो बताते कि यहाँ से हमने चीज को बोला गया है। किसी को भी मेरे वाणी से, मेरे शब्दों से चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी तो मेरे हृदय में बसती हैं, मेरे मन में निवास है। जिस प्रकार जिन्होंने काट पीट के वीडियो बनाए उनके खिलाफ कुछ मामला अपने द्वारा कुछ मामला दर्ज किया। देखिए, किसी का एक अंदाजा तो है नहीं कौन ने इस वीडियो को बनाया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्यक्ति का चेहरा बदल दिया जाता है, वाणी बदल दी जाती है। तो ये तो सब दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब चीजें चलती रहती है। हम झूठ बोले हैं या गलत करे हैं तो अवश्य दंड दें, कोई मना नहीं है। मूलतः किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहते। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी। उन्होंने अपनी बातों को कहा है और विस्तार न्यूज तक ये बात फैलाने की बात कही है। इस समय संदीप सोनी, ओमकारेश्वर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी ब्रजमोहन अग्रवाल की। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में। क्या है वो बयान और क्यों गरमाई है सियासत, सब कुछ देखिए विस्तार से। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या ब्रजमोहन अग्रवाल खफा हैं? क्या अगले 6 महीने मंत्री बने रहना चाहते हैं ब्रजमोहन? यह तमाम वह सवाल हैं जो ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम केंद्रीय मंत्री की रेस में भी आगे चल रहा था। हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और तोखन साहू बिलासपुर सांसद को जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद से अब मंत्री पद छत्तीसगढ़ शासन को लेकर कश्मकश का दौर शुरू हो गया है। जहां नए दावेदार मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं तो वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल अगले 6 महीने तक मंत्री पद छोड़ने के विचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री बनाया है और वह जिस दिन कहेंगे उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। पहले आप जान लीजिए कि कोई नेता अगर राज्य में मंत्री रहते हुए सांसद बन जाता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग की क्या गाइडलाइंस हैं। केंद्र में सांसद, राज्य में मंत्री कैसे? विधायक रहते सांसद की नहीं ले सकते हैं शपथ। नोटिफिकेशन 14 दिन के भीतर किसी एक सदन में देना होता है इस्तीफा। संविधान के आर्टिकल 75 में गैर सांसदों के मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक शर्त है। आर्टिकल 75(5) के मुताबिक 6 महीने पूरे होने पर उसको मंत्री पद से हटना होगा। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीनियर सांसदों को भी मंत्री बनाना चाहिए था और ब्रजमोहन अग्रवाल इसी बात से खफा हैं।
अब वह फैसला कर सकते हैं कि इस्तीफा किस पद से देना है, विधायक से या सांसद पद से। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, पहले वो तय कर ले, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल भले ही कह रहे हैं कि अगर सीएम साहब इस्तीफा मांगेंगे तो मैं उसी दिन दे दूंगा, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल कब तक मंत्री बने रहेंगे और इस्तीफा क्या मांगा जाएगा या फिर बृजमोहन अग्रवाल खुद दे देंगे। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कवासी लखमा, पूर्व मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल पर तंज कसा उन्होंने, बीजेपी ने ना घर का ना घाट का छोड़ा, और ऐसा कह रहे हैं वो बृजमोहन अग्रवाल ना विधायक बन पाएंगे ना ही सांसद। कवासी लखमा ऐसा कहते हैं, सुनिए। आप यहाँ छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, और उसको ना विधायक बन सकता है ना एमएलए बन सकता है ना सांसद रह सकता है। तो पूरा आपके मीडिया में देख रहे थे, सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल, हम भी टीवी में पेट के देख रहे थे भाई, बने अच्छा है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने घर में इतना लड़ाई झगड़ा चालू हुआ और मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चल रहा है, दिल्ली से कुछ होता है। चलिए बात करेंगे राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की। भोपाल के बड़े तालाब की खूबसूरती में अब 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अब कश्मीर की डल झील की तरह बड़ी झील में भी ऐसे शिकारे आपको तैरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। भोपाल की मेयर मालती राय ने आज बोट क्लब से इसकी शुरुआत कर दी है। बड़ी झील को प्रदूषण मुक्त रखने और नागरिकों को पर्यटन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत ये नई शुरुआत की जा रही है। पिछले साल भोज वेटलैंड, बड़ा तालाब, नर्मदा समेत प्रदेश के किसी भी वाटर बॉडीज में क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रोक लगा दी थी। एनजीटी ने इसे अवैध गतिविधि ठहराते हुए बड़ा तालाब में क्रूज का संचालन बंद करने के आदेश दिए थे। अब क्रूज नहीं चलेगा, केवल शिकारे तैरते हुए नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी सूरज तिवारी ने इसका जायजा लिया था, मालती राय से, महापौर से भी खास बातचीत की थी, वो भी सुनिए। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी अब शिकारा नाव चलेगी और शिकारा नाव के आनंद का जो आम लोग हैं वो लुत्फ उठा पाएंगे। जो भोपाल की महापौर हैं मालती राय, उन्होंने इस शिकारा नाव की पूजा याचना करके अब हरी झंडी दिखाई है। हमारे साथ खुद महापौर जी मौजूद हैं। मैम, कश्मीर की डल झील की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी ये नाव चलने वाली है। देखिए, हमने भोपाल का बड़ा तालाब जो है, बड़े तालाब में लहरें उठती हैं, डल झील शांत है। हमने एक प्रयोग किया है कि जिस तरह से डल झील में शिकारे चलते हैं, उसी तरह से नाव को हम ब्यूटीफाई करके शिकारे का रूप देकर और हम नाव को और बड़े तालाब में चलाए, भोपाल की जनता को आकर्षण का केंद्र बने। जो हमारे नाविक है, ये नाविक आए थे और इनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं इनका रोजगार कम हो रहा है और इनके रोजगार का आकर्षण का केंद्र भोपाल की जनता कैसे बन सके, इसलिए हमने नाव को शिकारे का रूप दिया है। यदि यहाँ पर सफलता मिली, भोपाल की जनता की आवश्यकता रही, तो फिर हम इस तरह की नाव को और शिकारे का रूप देंगे। हमारे एमआईसी के सदस्य रविंद्र यति जी, पार्षद आरती अनेजा जी, इन लोगों के साथ बैठकर और विचार किया कि हम किस तरह से भोपाल की जनता को कोई नई सौगात दे सकते हैं। और इसी योजना के तहत फिर विचार आया कि कश्मीर में जिस तरह से शिकारा चलता है, हम शिकारा नहीं चला सकते, तो हम नाव को तो शिकारे के रूप में आने वाले समय में और कितनी शिकारे? आने वाले समय में जैसी आवश्यकता लगती जाएगी, हम नाव को परिवर्तित करते जाएंगे। कोशिश ये है कि डल झील की तरह शिकारा नाव चलाई जाए और जो पर्यटक है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए ताकि वो आनंद का लुत्फ उठा सकें। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो ये जो प्रयोग हो रहा है, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे भी और भी शिकारा बोट हमको राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में तैरते हुए नजर आएंगे। चलिए, एनजीटी के आदेश क्या हैं जल स्रोतों को लेकर, वो भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। देखिए,
नर्मदा समेत सभी वाटर बॉडीज में क्रूज मोटर वोट पर बैन है, प्रतिबंध है। बड़े तालाब में भी, राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में भी क्रूज के संचालन पर बैन है। क्रूज अब नहीं चलता है भोपाल में बड़े तालाब में। डीजल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन से खतरा होता है आम लोगों को भी और जो जीव रहते हैं तालाब में, पानी में, उनको भी। उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देते हैं। जो केमिकल होते हैं ना, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पानी को एसिडिक बना देता है। इसकी वजह से ये फैसला है एनजीटी का। ना ही डीजल वाले जो बोट चलेंगे, ना ही क्रूज संचालित होंगे जल स्रोतों में। इसलिए एनजीटी ने ये आदेश दिया था और अब क्रूज और बोट की जगह शिकारा चलाने का फैसला कर लिया है। भोपाल में मेयर ने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी उपलब्धि। प्रदेश के 2 सीएम राइस को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के सीएम राइस विनोबा स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में और सीएम राइस मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में चयनित किया गया। इनका सिलेक्शन हुआ है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, बधाई भी दी। लिखा कि एमपी सरकार के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। इसके लिए सीएम ने स्कूल के सभी अधिकारी, कर्मचारियों, स्टाफ को बधाई दी। उधर निवाड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बड़े तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसी के तहत कलेक्टर के निर्देश में गांव-गांव में हर नदी, तालाब, बावड़ी, नहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा और गहरीकरण का काम भी होगा। और इसके साथ ही निवाड़ी विधायक अनिल जैन बड़े तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार 2 घंटे तक श्रमदान किया। राजधानी भोपाल में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और विशेष सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विधायक भगवान दास सपनानी, पार्षद समेत नगर निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। एलायंस एलाय के अधिकारियों ने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा पहुंचकर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। शुरुआत में कंपनी बिलासपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू करेगी और इसके बाद वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, जहां पर वार्षिक परीक्षा के दौरान BA LLB छात्रों को 3rd की जगह 4th का पेपर दे दिया गया और 1 घंटे तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था वहां पर, जिससे नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए कुल सचिव मौके पर पहुंचे और पेपर को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया गया। छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी रोहित ने। BA LLB के तमाम ये छात्र हैं और सुबह 8 बजे अपने वार्षिक परीक्षा को देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इनको गलत पेपर जो है वो दे दिया गया। गलत पेपर देने की वजह से जो तमाम तरीके से लापरवाही है, वो कह रहे हैं कि छात्र लापरवाही देखने को मिली है और लापरवाही इस प्रकार थी कि तमाम छात्रों को जो है, कुछ लोग बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, कौन सा पेपर दे दिया था? सर, हमारा पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था और हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस 4 का पेपर मिल गया था और अब इनकी गलती के कारण हमारा पेपर पोस्टपोन हो रहा है। हमारे अभी तक डिपार्टमेंटल के इंटरनल वाइवास कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगा और इससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगी और इसमें हमारी गलती नहीं थी, तो बेसिकली हमको तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए इसकी। क्या पेपर को लेकर क्या निर्णय हुआ है? आज ही होगा कि आगे होगा? हम सारे छात्र अभी घर चले गए, सारे लोग नहीं है तो आज तो हो नहीं पाएगा। ये लोग बोल रहे 10 तारीख को, लेकिन मैं 10 तारीख को अगर होता है करवाते तो मैं 10 तारीख को देने वाला नहीं, क्योंकि मेरे 11 तारीख को और भी पेपर तो मैं लगातार दिलाने वाला नहीं हूँ। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? कौन सा पेपर दे दिया था? पेपर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 4 का दे दिए थे, जो कि आज पेपर था हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है? अब क्या निर्णय होना चाहिए? आगे पेपर बढ़ा दे कि आज ही पेपर? मतलब सर देखिए, ऐसा है कि सर कुछ बच्चे जो कि दूर दूर से आते हैं वो सर अपने अपने घर चल दिए हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि सर पेपर थोड़ा आज पोस्टपोन हो जाए। डिपार्टमेंट को लेकर भी सवाल उठाते हैं आप लोग, क्या डिपार्टमेंट में खामियां हैं और प्रशासनिक स्तर पे भी खामियां हैं? क्या देखते हैं? हमारी डिपार्टमेंट बहुत लापरवाही करती है। तो कुल सचिव जी हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं। क्या निर्णय हुआ है आगे? हाँ सर, अगला 10 बच्चे बोल रहे हैं कि 10 तारीख को हो हमारा अगला पेपर, तो 10 तारीख के या 10 तारीख के बाद। कहाँ ये चूक कहाँ हो गई कि दूसरे सेमेस्टर का पेपर दूसरे को दे दिया गया? ये अब देखते हैं, ये प्रशासन की तरफ से होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, तो जो भी इसमें शामिल होंगे या कहीं से जो गलतियाँ होंगी
तो जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बोले हैं पेपर नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, लेकर में 10 तारीख 11 तारीख जो भी उनका डेट फ्री होगा उस डेट पे करवाएंगे। एक्चुअली हमने 1.5 घंटा इंतजार किया है, उसके बाद अभी 3.5 घंटा हो चुका है, हम लोग ने वहाँ वेट भी किया, फिर भी एग्जाम का एक्चुअली क्या है, लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारी खामियां हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह का मामला होता है और पेपर के पहले दिन इसी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। गरियाबंद विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। मामले में एनआईए ने गोबरा गांव में दबिश दी, जहां 8 जगहों पर छापेमारी कर पूर्व सरपंच समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान दल घोर नक्सली प्रभावित इलाकों में मतदान करवाकर वापस लौट रहा था और इसी बीच बड़े गोबरा के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर पोलिंग पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की। तो 8 जगहों पर टीम ने छापामार कार्रवाई की है और पूर्व सरपंच समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने गोबरा गांव में दबिश दी थी। पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था जब मतदान करवाकर ये पोलिंग पार्टियां लौट रही थी और इसी को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही थी। 8 जगहों पर टीम ने दबिश दी, छापा मारा और पूर्व सरपंच समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। पैसा वैसा लेके आए हैं मना तो पूछा था तो बात नहीं है मना। यहाँ तो बोला था कि हम मन नहीं जाना था, दिल्ली से पुलिस वाला मना है वो मन लेके जाए करके बोला था। ये मन का करत रही नहीं, ये कहना है हमारे मन। पैसा 80,000। अच्छा, कौन निकाली पैसा ना साहब मन खोज के पूरा पलंग कपड़ा लत्ता फेंक फिका की सब निकाली। उधर बीजापुर में आईडी बम की चपेट में आने से एक डीआरजी जवान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहा था और इसी के तहत फरसेगढ़ के नेशनल पार्क में जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान जवान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि स्प्लिंटर लगने की वजह से जवान को मामूली चोटें आई हैं। कालों के काल महाकाल राजाधिराज के रूप में जब नगर के भ्रमण पर प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं तब पुलिस बैंड भजनों की धुन बजाकर बाबा महाकाल की सेवा करते हैं, जो कुछ सालों से गायब हो गई थी, जिसकी फिर से शुरुआत करने के लिए पुलिस बैंड तैयार किया गया, जो बाबा महाकाल की पालकी के आगे धुन बजाकर सेवा करते नजर आए। इस बीच शिप्रा नदी पर आए हुए श्रद्धालुओं के समक्ष देशभक्ति धुन और भजनों की धुन पर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान एसपी भी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस बैंड जवानों का हौसला अफजाई कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कालों के काल महाकाल की जब शाही सवारी निकलती तब पुलिस बैंड के माध्यम से एक अलग ही अंदाज के साथ ओम नमः शिवाय की धुन बजाते हैं और ऐसा ही नजारा उज्जैन की मां शिप्रा पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पुलिस बैंड के द्वारा अलग अलग प्रकार से भजन तैयार किए गए हैं, सुर मधुन धुन तैयार की गई है। महाकाल की सवारी आती है तो पुलिस बैंड की याद आती है और अलग अलग प्रकार से भजन भी गाते हैं, सेवा भी देते हैं और ऐसा ही नजारा उज्जैन के शिप्रा पे भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? आने वाले 2 दिनों में गंगा दशहरा के उत्सव पर शिप्रा की परिक्रमा की जाएगी। आज हमारे पुलिस बैंड द्वारा शिप्रा के तट पर एक प्रस्तुति दी गई है। अब एक रेगुलर अफेयर रहेगा, समय समय पर प्रस्तुति दी जाएगी। बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है तो बाबा महाकाल को धुन बजाकर प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आज तो माँ शिप्रा के आंचल में। हाँ, बाबा महाकाल की आज शिप्रा के तट पर हमने बैंड का परफॉर्मेंस दिया। कितनी धुन तैयार की है, कितने भजन तैयार करते हैं, जो लोग भी आप लोगों को देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं? हमने बहुत सारे भजन तैयार करे, आज सुना है और भी हमको नया बैंड है इसलिए कुछ तैयारी हमको करना है। और राजाधिराज महाकाल भी इनकी धुन जब बजाते हैं तो बाबा महाकाल भी इन्हें आशीर्वाद देते हैं और अभी तो 2 दिन के बाद शिप्रा परिक्रमा निकलनी है, उसके लिए भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि माँ शिप्रा में भी इस सुर मधुर भजनों के माध्यम से माँ शिप्रा का भी आशीर्वाद लिया जाए और कालों के काल महाकाल का भी आशीर्वाद हम पर बरसता रहे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। उधर भिलाई में पानी और साफ सफाई की समस्या को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। क्षेत्र में पानी नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ का इस्तीफा मांग नगर परिषद के बाहर जमकर बवाल किया। साथ ही मेन गेट के सामने मटका फेंक कूड़ा डाल दिया।
उधर गरियाबंद में 15 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। घर में घुसकर नाबालिग से इसने दुष्कर्म किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया, जहां 15 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, दतिया की बात कर देते हैं, जहां पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों का जुलूस निकाला, जिसे देखकर आम जनों ने पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की है। बता दें कि आरोपी ने दवा व्यापारी घनश्याम दास अग्रवाल की हत्या की थी, ताकि लोगों में, आम जनता में बदमाशों का खौफ कम हो सके। इसलिए पुलिस ने इस बदमाश का, आरोपी का जुलूस निकाला है। एक्शन में आई दतिया पुलिस, गिरफ्तार कर 2 आरोपियों का जुलूस निकाला और इन्होंने मर्डर किया था। व्यापारी घनश्याम दास का मर्डर किया था। चित्रकूट के आरोग्य धाम के पास शराब के नशे में पटवारी ने बाइक सवार चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद शराबी पटवारी बाइक चालक के साथ मारपीट करने लगा और मौके से फरार हो गया। पटवारी अखिलेश त्रिपाठी चित्रकूट में पदस्थापना के बाद से शराब के नशे में वाहन चलाते हुए कम से कम 5 बार हादसे का शिकार हुआ। बावजूद इसके पटवारी के ऊपर कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। मैं जो है इधर से आ रहा था रघुवीर मंदिर तरफ से, आरोग्य धाम की जो चढ़ाई है यहाँ पास से मैं अपनी साइड से आ रहा था, तो जब देखा कि इनकी गाड़ी डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रही तो मैंने गाड़ी छोड़ा है और किनारे हुआ, उतरते उतरते मेरे ऊपर चढ़ा दिए जी। जबकि अगला मेरी गाड़ी में इनका पूरी गाड़ी का अगला टायर चढ़ गया था जी जी। किसी तरह से फिर ये खड़े रह गए, न गाड़ी खोली, बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो गए, सबने देखा भी है इस चीज़ को। अब बात करेंगे मॉनसून की। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी तेज हो गई है और इस वजह से भोपाल, इंदौर, रायसेन, सागर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, सीहोर समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम ने करवट ली, जहां हवा के साथ नमी आने का सिलसिला जारी है। वहीं इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम में नमी होने की वजह से बादल भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। कभी तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी देखने को मिल रही है, तो कभी अचानक बादल और फिर हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सबको इंतजार है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो कब आएगा। हल्की फुल्की बारिश कई जिलों में देखी गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले जी हैं। सर, मानसून का सबको अब इंतजार है। तेज गर्मी सह ली, उमस भरी भी गर्मी पड़ रही है, कई जगह पर तापमान ज़्यादा है, लेकिन मानसून कब? जैसे कि हमारे मुख्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मानसून का जो प्रोग्रेशन है, उसका एडवांसमेंट है, वो थोड़ा स्लो हो रहा है। और उन्होंने जो मीन्स इन्फॉर्मेशन दी है उसके चलते जो है अभी मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। मानसून जो है हल्का महाराष्ट्र के अनेक भागों से, विदर्भ से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए और ओडिशा और कोस्टल आंध्र प्रदेश से होते हुए 3-4 दिनों में एडवांस करने की मीन्स और सूचना प्राप्त हुई है। उसके अनुसार जैसे मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। मैं चाहूंगा ये जो मैप है, मैप में जो ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, ये प्रतिमा जो लाइन है, इन्हें जरा बताइएगा कि ये मानसून के जैसे लाइन है, टच कर रही है, कहाँ कहाँ पहुंचा है। जैसे कि ये जो रेड कलर की लाइन है, ये नॉर्मल डेट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून शो करती है। उसके साथ जो ब्लू कलर की लाइन है, तो इस साल का एडवांसमेंट ऑफ मानसून के बारे में जानकारी देती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन अभी 13 तारीख को यानी कल जो ड्रॉ की गई थी, तो वो जो लाइन है जलगांव से होते हुए यहाँ से मीन्स विदर्भ से होते हुए जो जा रही है चंद्रपुर साइड से, तो यहाँ पे अभी भी यानी जैसे मध्य प्रदेश को टच नहीं कर पाई है। भले ही मैप में थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जब एक्सपांड करेंगे मैप तो आप देखेंगे कि ये जलगांव से क्लियर करके जा रही है। मध्य प्रदेश में जो है 18 तारीख तक मानसून मीन्स आने की संभावना जताई गई है। जैसे रीवा, सतना, मऊगंज है ना, और मैहर, सिद्धि और सिंगरौली, इन 5 जिलों में जो है मीन्स तापमान 45 के आसपास जाने की संभावना बनी हुई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धावले जी थे, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 18 या 19 तारीख तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। बालाघाट में कटंगी से सिवनी सड़क पर उस समय लोगों की सांसें थम गई जब 4 बाघ, 4 टाइगर एक साथ सड़क पर नजर आए। चारों बाघों ने आराम से चहलकदमी करते हुए सड़क को पार किया। कटंगी से सिवनी सड़क पर काफी घना जंगल है। ये इलाका सिवनी के पैंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से लगा हुआ है
और यही वजह है कि यहाँ अक्सर जंगली जानवर का मूवमेंट बना रहता है। सड़क किनारे अक्सर जंगली जानवर दिखते हैं, लेकिन इस बार तो 4 टाइगर एक साथ नजर आए। जब लोगों ने इन चारों को एक साथ देखा तो सबकी सांसें थम गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी बुंदेलखंड की। इन दिनों बुंदेलखंड की 12 साल की बिन्नू रानी नाम की लड़की सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई हुई है, धूम मचा रही है। बिन्नू रानी के वीडियो इंस्टाग्राम पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके कुछ वीडियो तो लाखों व्यूज़ में गए हैं, वीडियोस पर लाखों व्यूज़ हैं। उनके वीडियो की कई अभिनेता राजनेता भी तारीफ कर चुके हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले के पहाड़ गांव की रहने वाली बिन्नू रानी उर्फ दीपा यादव 6ठी क्लास की छात्रा हैं। बिन्नू रानी बुंदेलखंड की मातृभाषा बुंदेलखंडी में अपने ब्लॉग बनाती हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। बीते 7 महीने से बिन्नू रानी अपने गांव वालों की मदद से उनके मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं। भविष्य में बिन्नू रानी हीरोइन बनना चाहती हैं। अभी 12 वर्षीय कक्षा 6वीं की छात्रा हैं और जिनका नाम है बिन्नू बाई, और लगातार सोशल मीडिया पर वो धूम मचा रही हैं। उनके सोशल मीडिया पर वीडियो मिलियन में व्यूअर्स हो रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। हम आपको ये उनका घर दिखा रहे हैं। ये घर है उनके परिवार के लोग हैं और यहाँ पर इस कच्चे घर में वो रहती हैं। और ये है बिन्नू बाई, आप सामने देख रहे होंगे, मोबाइल चला रही हैं। चूंकि अक्सर ये मोबाइल पर ही वीडियो बनाती हैं अपने, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बिन्नू, कैसी हो? ठीक है। कैसे वीडियो बना रही हैं? कब से बना रही हो? 6 महीना से। कैसे सोचा हो कि वीडियो बनाने का ये? एक वीडियो वायरल भई थी तो फिर मुस्कान जी बोली बना, सो बनाते रहे। तो कैसे बनाने लगी आप? क्या क्या कंटेंट सोचती थी? कैसे बनाती? खेलत जो भी मन में आते से वीडियो हम बना लेते। बुंदेलखंडी में बनाती? हाँ। बोल के तो बताओ कि क्या कहती? हेलो गाइस, सब खराब पहुंच गए गाइस। आज हम आए औरी के पेड़ के नीचे, इतने बगल में लगो है औरी को पेड़। एक बच्चा गिर गया तो सूखे संगे बनाई थी। तो का लक्ष्य है? का बनने आगे चल के? कहाँ जाने हैं? कौन क्षेत्र में जाने? हीरोइन बनने। तो गाइस देखिए आपने सोशल मीडिया की ताकत को। आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद बड़ौदा में जनता के पैसों की जमकर लूट चल रही है। करोड़ों के निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। श्योपुर जिले में हर कार्य में भ्रष्टाचार जैसे एक आम बात हो गई, क्योंकि जिधर भी आंख उठाकर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार। इसी प्रकार का मामला नगर परिषद बड़ौदा से सामने आया है, जहां शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने और आम जन की सुविधाओं को देखते हुए करोड़ों रुपयों की लागत से नलों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी बेखबर हैं या फिर जानकर भी अनजान हैं। कुछ दिनों पहले बड़ौदा नगर परिषद क्षेत्र में 60 लाख से ज़्यादा की लागत से एक सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया था। ये सड़क वार्ड नंबर 13 में एसडीओपी बंगले से लेकर बस्ती तक बनाई गई, जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 1 साल हो गए और सड़क धराशायी होने लगी है। और इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 में चंबल नहर से लेकर बड़ौदा के अन्य हिस्सों में जाने वाले नालों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। लेकिन इतनी मोटी कीमत खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य घटिया और दिशाहीन करवाया जाता है। वहीं नालों के निर्माण में उपयोग होने वाली जो मटेरियल है वो भी गुणवत्ताहीन है। और इसके खिलाफ बड़ौदा वासी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता को सुधारने की बात लगातार हो रही है। बिलासपुर में विस्तार न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। सिम्स की अव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर सिम्स पहुंचे और जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन से बातचीत की। उन्होंने मरीजों से भी बात कर अस्पताल में मिल रहे इलाज के बारे में फीडबैक लिया। वहीं उन्होंने पूछा कि सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन कब तक ठीक होगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रबंधन को सीधे चेताया है कि अस्पताल में मरीजों को परेशानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो विस्तार न्यूज़ की खबर का असर हुआ बिलासपुर में और अव्यवस्थाओं को लेकर जो खबर दिखाई थी विस्तार न्यूज़ ने सिम्स में, उसका असर हुआ। कलेक्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि कहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कब होंगी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश वहां पर कलेक्टर ने दिए हैं ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। अवनीश शरण कलेक्टर पहुंचे थे। प्रबंधन को सीधे चेताया है कि अस्पतालों में जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, मरीजों को कोई परेशानी
नहीं होनी चाहिए। सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीनें जो ख़राब थीं वो कब ठीक होंगी, ये भी जानकारी कलेक्टर ने ली है। अस्पताल पहुंचकर सिम्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। बिलासपुर में सिम्स की अव्यवस्था की खबर को विस्तार न्यूज़ ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर सिम्स पहुंचे और हालातों के बारे में जानकारी ली, निरीक्षण किया कि क्या हालात अस्पतालों में, मरीजों से बातचीत भी की, मरीजों को जो इलाज मिल रहा है वो कैसा इलाज मिल रहा है, मशीनों के हालात क्या हैं जो जांच होती हैं, सीटी स्कैन एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई की जो मशीनें थी ख़राब थी वो कब तक ठीक होंगी, इसके बारे में जानकारी कलेक्टर ने ली है मेडिकल स्टाफ डॉक्टर से। अवनीश शरण ने प्रबंधन को सीधे चेता है कि अस्पताल में मरीजों को परेशानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो कलेक्टर ने सिम्स का दौरा किया। विस्तार न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सिम्स अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए और विस्तार न्यूज़ ने बिलासपुर सिम्स में अव्यवस्थाओं को लेकर जो खबर दिखाई थी उस खबर का बड़ा असर हुआ। कलेक्टर ने इस संज्ञान लिया है। इस पर कलेक्टर सिम्स अस्पताल पहुंचे और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी कलेक्टर ने ली। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीटी स्कैन और एमआरआई की जो मशीनें हैं वो कब ठीक होंगी, इस बात की भी जानकारी ली है अस्पताल प्रबंधन से, डॉक्टर से उन्होंने जानकारी ली। मरीजों से भी बातचीत करते हुए कलेक्टर नजर आए थे कि मरीजों को कैसा इलाज मिल रहा है, कैसा उपचार मिल रहा है, जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, उसके बारे में जानकारी कलेक्टर यहां पर लेते हुए नजर आए। तो बिलासपुर में विस्तार न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। सिम्स अस्पताल में अवस्थाओं को लेकर जो खबर दिखाई थी विस्तार न्यूज़ ने, उस खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। इसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और जाना कि अस्पताल में क्या कुछ हालात हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, मरीजों को उचित उपचार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, जो व्यवस्थाएं हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो कलेक्टर सिम्स पहुंचे थे, डॉक्टरों से भी बातचीत की। जो सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीनें हैं वो कब तक ठीक हो जाएंगी, इसके बारे में जानकारी यहां पर ली। वहीं छिंदवाड़ा में शहीद कबीर दास उइके के परिजनों को सांत्वना देने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहीद कबीर दास उइके के घर पुलपला 2 पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वनाएं दी और शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का चेक प्रदान किया है। उनके साथ प्रदेश की लोकसभा से मंत्री संपत्तिया उइके और सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शहीद जवान कबीर दास के घर पहुंचे और उनके घर उनके परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें भरोसा दिया है कि सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया है। शहीद कबीर दास उइके के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शहीद कबीर दास उइके के घर पुलपुल 2 पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। खबर इंदौर से है और जहां पर इंदौर की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 24 घंटे शहर को खोलने को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह सरकार का निर्णय है। अभी इस पर सोच विचार किया जाएगा, विचार करके किस तरह से सुचारू रूप से इसे खोला जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर कहा कि भले ही कमलनाथ कितना भी जोर लगा लें लेकिन वो सीट हम ही जीतेंगे, बीजेपी ही वो सीट जीतने वाली है। लाडली बहना योजना को लेकर
कांग्रेस कह रही थी कि चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। उसको लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि लाडली बहना योजना लगातार चलती रहेगी और अब आने वाले समय में ये भी योजना बना रहे हैं। लाडली बहनों को पैसा देने के साथ साथ जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी दिया जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।